फ्रेंड, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका अपने आदित्य कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेट सुपर टेट मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यह दो संख्याओं का अनुपात 6:11 हो तथा उनका लासा 462 हो तो मासा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था ये टेट में, वहाँ पर कि उनका यहाँ पे ये अनुपात कितना है, 6:11 है तथा उनका लासा यहाँ पे 462 है तो मासा ज्ञात कीजिए। इसके लिए यहाँ पे आप लोग ट्रिक यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा कि ये दो संख्याओं का अनुपात A/B हो तथा उनका लासा यहाँ पे x हो तो उनका मासा बराबर हो जाएगा लासा बटे में A/B। जो अनुपात रहेगा इसे आप गुणे के रूप में यहाँ पे लिख दीजिएगा। और इसी का उल्टा यहाँ पे था, यह दो संख्याओं का अनुपात A/B हो तथा उनका मासा x हो तो लासा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A/B/x कर देंगे। वहां पर हम क्या किए थे, x में यहाँ पे भाग किए थे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसके आगे कि x बटे में A/B, x बटे में क्या सकते हैं A/B। यहाँ पे लासा क्या था, यहाँ पे x था। उसी प्रकार से यहाँ पर ये मासा से इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे मात्र। अब देखिए इसको कैसे हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 6:11 है तथा यहाँ पर ये a का मान कितना है, 6 है और b का मान कितना है, यहाँ पर ये 11 है। a का मान 6, b का मान 11 है। और यहाँ पर लासा बराबर क्या दिया गया, यहाँ पर ये लासा इसे क्या है, ये x है, इसका मान कितना पे है, 462 है। कितना है, 462। तो यहाँ बताइएगा मासा बराबर क्या होगा। तुरंत आप वहां पर ट्रिक अपनाइएगा कि मासा बराबर होता क्या है, लासा बटे में A/B। लासा का मान कितना है, यहाँ पर 462 बटे में यहाँ पर लिखेंगे A/B, B के स्थान पे यहाँ पे 11। अब आप काट दीजिए इसे। अगर इसे आप काटना चाहते, देखिए यहाँ से अगर 6 से काटना चाहेंगे यहाँ पर तो 6 सते 42 यहाँ हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 4, फिर 6 सते 42, फिर आप 11 से काट दीजिएगा यहाँ पर ये 11 सते 77। तो यहाँ पर मासा का मान यहाँ कितना हो जाएगा, मासा बराबर यहाँ हो जाएगा 7। ये कितना समय लगा होता है इसे लगाने के लिए। अच्छा, मासा का पूरा नाम क्या होता है, मासा का पूरा नाम क्या होता है, आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि मासा का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। और लासा का नाम होता है पूरा ये लघुत्तम समापवर्त्य। आपको इसके बारे में कभी विस्तार से बताएंगे क्यों ये अपवर्तक यहाँ पे कहा गया, क्यों इसे अपवर्त कहा गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि 108 और 144 का लासा यहाँ पर कितना होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 3888, 432, 648, 216। अगर ये सवाल हम बच्चों को बताते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आपको ये भाग विधान जैसे हम यहाँ पे इसका लासा निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है यहाँ पर कि 144 और यहाँ पे 108 दिया गया है। यहाँ पे कहते थे उनसे कि यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी संख्या लिखिए जिससे दोनों विभाजित यहाँ पे होंगी, उससे काटना पड़ेगा छोटी छोटी संख्या से। लेकिन हमको टेट सुपर टेट पास करना है। टेट सुपर टेट अगर पास करना होगा तो हमको कम समय चाहिए, अधिक सवाल लगाने के लिए हमको कम से कम समय में अधिक सवाल लगाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ये जान लीजिएगा। यहाँ पर ये सोचिए ना कि ये दोनों संख्याएं किस बड़ी से बड़ी संख्या से कट रही हैं, किस बड़ी से बड़ी संख्या से कटेंगी। 108, अच्छा देखिए 12 9 108 होता है कि नहीं होता है, 12 9 108 और 12 12 144 होता है ना। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 12 से ही काट देंगे यहाँ पे। तो 12 से काटेंगे 12 9 108, फिर 12 12 144, इतना हो गया। हम ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक ये दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से ना कटें, यहाँ पर तो कट रही है, यहाँ पर देखिए यहाँ ये भी कट रहे हैं, यहाँ पे ये भी कट रहा है। किससे, 3 से यहाँ पे विभाजित कीजिए तब 3 से करेंगे, 3 3 का 9, यहाँ हो गया 3 4 के 12। अब देखिए क्या 3 और 4 किसी एक ही संख्या से कट सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 3 3 से कटेगा लेकिन 4 3 से नहीं कटेगा। 4 2 से कटेगा तो 4 यहाँ पे 3 2 से नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा लासा बराबर 12 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4। जब आप गुणा करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 36 गुणे 12, गुणा करेंगे कितने हो जाएगा 432। कितना पे आएगा 432 में कौन सा ऑप्शन है, दूसरा वाला। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। अब चलते गए वाले क्वेश्चन पर।
देखिए यहाँ पे दिया गया 270 अंश माप का कोण एक उदाहरण है किसका? न्यून कोण का, अधिक कोण का, सम कोण का, प्रतिवर्ती कोण का। तो पहले हमको जो ये ऑप्शन दिए गए इनकी परिभाषाओं के बारे में जानना पड़ेगा कि हाँ ये न्यून कोण किसे कहते हैं, सम कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। तो जान लीजिएगा सबसे पहले कि न्यून कोण किसे कहते हैं। ऐसे कोण या ऐसा कोण जिसका माप कितना हो, 0 अंश तथा 90 अंश के बीच में हो। 0 अंश तथा 90 अंश के बीच में। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कोण जिसकी माप या जिसका माप यहाँ पर 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, उसे कहते हैं न्यून कोण। उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। और सम कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसका माप कितना हो, 90 अंश हो। ऐसा कोण जिसका माप कितना हो, 90 अंश, उसे क्या कहते हैं? सम कोण कहते हैं। और अधिक कोण किसे कहते हैं? कि ऐसा कोण जिसका माप वहां पर कितना होना चाहिए, 90 अंश से अधिक होना चाहिए और 180 अंश से कम होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अब यहाँ बारी आती है प्रतिवर्ती कोण की। तो ऐसा कोण जिसका माप यहाँ पर ये 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो, 180 अंश से अधिक हो, 360 अंश से ये कम हो, उस कोण को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। इसके पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे कि प्रतिवर्ती कोण को हम लोग इसके पहले यहाँ पे किस नाम से जानते थे? बृहत कोण के नाम से जानते थे। अब उसका नाम ये बदल करके क्या रख दिया गया है? प्रतिवर्ती कोण। जिस तरह से आजकल नाम बदले जा रहे हैं किसी किसी राज्य के, किसी किसी ये जिले के, वहाँ पर जैसे फैजाबाद का नया नाम यहाँ पे क्या हो चुका है? अयोध्या हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर भी बृहत कोण का नाम बदल करके यहाँ पे क्या रख दिया गया? प्रतिवर्ती कोण। तो बताइए यहाँ पे जो 270 अंश है वह 180 अंश से अधिक है और 360 अंश ये क्या है? कम है ना। 270 अंश 180 अंश से अधिक है और 360 अंश से ये कम है, इसलिए कौन सा कोण होगा? ये प्रतिवर्ती कोण। ये कौन सा कोण होगा? प्रतिवर्ती कोण। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? ये चौथा होगा। आपको समझ में आया होगा। अब चलते देखिए अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे दिया गया है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। तो जान लीजिएगा। अच्छा, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? किसे कहते हैं समांतर रेखाएं? वे रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हर जगह पे बराबर होती है। वे दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हर जगह पे क्या होती है? बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। आप लोग जिस कापी में लिखते हैं जैसे जिसमें ये लाइनें खींची रहती है ना, वो सभी लाइनें क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो वहां पर आप कैसे जानेंगे हाँ ये समांतर है? आप प्रत्येक जगह पर आप फिट रख के वहां पर नापेंगे, हर जगह पे ये समान दूरी होगी। इसका मतलब यहाँ पर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ पर क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ पे क्या होती है? बराबर होती है। आया समझ आप लोगों को? अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे दिया गया है एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। वो टंकी यहाँ पे कैसी? जान लीजिएगा, घनाभ के आकार की है। टंकी कैसी है? घनाभ के आकार की है। अच्छा, घनाभ कहते किसे हैं? ऐसा पात्र जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों असमान, मतलब समान ना हो, तीनों समान ना हो, उसे क्या कहते हैं? हम घनाभ कहते हैं। क्या इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई या फिर ऊंचाई क्या समान है? नहीं है, इसलिए क्या है? घनाभ है। और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लोग उसे शॉर्ट फॉर्म में LBH कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई कहते हैं। अब देखिए उसी का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आयतन ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे कह रहा आधा भरा हुआ। वो जो पात्र है वो आधा भरा है। आधा जैसे मान लीजिए इस तरह कोई हम पात्र बना दें, ठीक है, इसे ये पात्र है वही, ठीक है। यहाँ पर ये आधा भरा है। यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई कितना है? 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। लेकिन इसमें जल इतना भरा केवल है। इसका मतलब ये ऊंचाई कितना यहाँ पे बनेगी? आपकी 1/2 बनेगी ना। ये कितनी बनेगी यहाँ पर? 1/2। लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मात्र यहाँ पे जो ऊंचाई है ये यहाँ कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि यहीं तक जल भरा है। तो अब बताइएगा यहाँ पे लिखेंगे कि ये जल का आयतन यहाँ कितना हो जाएगा? जल का आयतन, जल का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? वही लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई या फिर ऊंचाई कर सकते हैं आप। देखिए लंबाई कितना पे है? 6
और गुणे चौड़ाई कितना पे ये 2.4 गुणे ऊंचाई कितनी बनेगी, इस जल की ऊंचाई यहाँ पर कितनी इस पात्र में है 1/2, तो आप गुणे में कितना लिखेंगे 1/2 लिख देंगे। अब इसको आप केवल आप हल कर दीजिएगा। देखिए 2 से काट दीजिए ना, 2 से काटें 2 1 कम 2, 2 3 6। अब 3 से गुणा कर दीजिएगा, यहाँ 24 3 72। देखिए जब 72 बनेगा, दशमलव के दाएं तरफ कितना अंक है, 1 अंक है। हम बस यहाँ पे 1 अंक छोड़ के यहाँ पे हम 200 लगा देंगे। ये क्या बनेगा, मीटर क्यूब बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आयतन पूछता है तो हम चाहे घन मीटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, घन मीटर लिखते हैं। जैसे अगर जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा मीटर तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा तो घन मीटर या फिर घन इकाई यहाँ पे लिख देंगे। और इसको हम या फिर इस रूप में लिख सकते हैं मीटर क्यूब। लेकिन जब अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा या संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा तो वहां पे आप मीटर स्क्वायर लगाएंगे या फिर वर्ग मीटर लिखेंगे या वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो अच्छा, इससे संबंधित कुछ और भी हम आपको सूत्र लिखवा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा कि घनाभ का, लिख लीजिए कहीं पर, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, यानी लीजिएगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मतलब क्या, ये यल क्या लंबाई है, बी क्या है चौड़ाई है, और एच यहाँ पे क्या ये ऊंचाई है। अब इसके बाद अच्छा घन का, यहाँ घना पे यहाँ पे आता है ना, आप यहाँ पे लिख चुके हैं यहाँ पर कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण पृष्ठ बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल होता है। जानिएगा यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। और इसके बाद अगर कोई पूछ ले चार दीवारों के क्षेत्रफल, ये भी ये सवाल पूछे जाते हैं टेट की परीक्षाओं में कि मान लीजिए लंबाई चौड़ाई दिया गया, ऊंचाई दी गई है, पूछ लेता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। उसके लिए सूत्र लीजिएगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर यहाँ क्या होता है, 2h कोष्टक में यल प्लस बी होता है। ध्यान दीजिएगा 2h इंटू यल प्लस बी होता है। यहाँ पे h क्या ऊंचाई, यल क्या लंबाई और b यहाँ क्या ये चौड़ाई है। अच्छा इसका आंसर कितना था बताइए, जल का आयतन बराबर यहाँ पे आया था 7.2 मीटर क्यूब। इसमें कौन सा विकल्प है, देखिए इसमें चौथा वाला विकल्प है 7.2 मीटर क्यूब, इसका मतलब चौथा विकल्प ये सही है। अब चलते हैं अगले वाले सवाल पर। देखिए यहाँ पे दिया गया है 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। एक बार फिर सुनिएगा क्वेश्चन को, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। परिसीमा का मतलब समझ लीजिएगा, परिमाप यहाँ पूछ रहा है या परिधि पूछ रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि हाँ केवल वृत्त में परिधि होती है। परिधि का मतलब ही क्या होता है, परिमाप होता है। परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप या परिसीमा होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा परिमाप या परिधि या फिर परिसीमा, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे वर्ग लिखा गया है, तो वर्ग की यहाँ पे ये, अच्छा वर्ग कहते किसे बताइए पहले, वर्ग किसे कहते हैं। तो ऐसी या ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें यहाँ पे प्रत्येक भुजाएं समान हो और यहाँ प्रत्येक कोण कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश, और प्रत्येक भुजाएं यहाँ पे समान होनी चाहिए, मतलब चारों भुजाएं यहाँ पे समान होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे वर्ग का परिमाप होता कितना है, जैसे यहाँ पूछ लिया भाई वर्ग की परिसीमा ज्ञात कीजिए, तो वर्ग का परिमाप या परिसीमा होता कितना पर है, भुजा गुणे 4 या 4 गुणे भुजा होता है। भुजा गुणे 4 या 4 गुणे भुजा, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। पहले सवाल लगा लेते फिर उससे संबंधित हम कुछ यहाँ पे सूत्र लिखा देंगे आपको। देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ग की परिसीमा, वर्ग की परिसीमा या परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, या भुजा गुणे 4 कर सकते हैं। तो 4 गुणे यहाँ भुजा की माप कितनी यहाँ पर ये 8.2 सेंटीमीटर, 8.2, तो गुणा कर दें यहाँ पर ये 4 दूनी 8, 4 ठे 32, इतना आपने गुणा कर दिया। लेकिन दशमलव देखिए यहाँ पे ये दशमलव किस तरफ कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 अंक छोड़ के दशमलव दाएं तरफ से यहाँ हो जाएगा 32.8। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे ना तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। हम कब स्क्वायर लगाते हैं, जब क्षेत्रफल पूछेगा। हम कब यहाँ पे क्यूब लगाते हैं, जब पूछेगा आयतन। लेकिन अगर यहाँ पे परिमाप पूछता है या दूरी पूछता है तो हमेशा जो वहाँ पे इकाई लिखी रहेगी आप केवल उतना यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है।
देखिए अब हम यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सूत्र जान लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका कौन सा विकल्प सही होगा, ये तीसरा वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यहाँ होता है भुजा √2, भुजा √2 होता है। कोई पूछ ले किसी वर्ग की भुजा 8.2 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण कितना होगा, 8.2 √2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले वाले सवाल पर। देखिए यहाँ पे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। अभी हम पिछले यहाँ पे ये क्वेश्चन बताए थे, परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। तो वृत्त की परिधि यहाँ पूछ रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पे ये वृत्त का यहाँ पे व्यास दिया गया है। अच्छा व्यास और उसकी त्रिज्या में संबंध क्या होता है, व्यास और उसकी त्रिज्या में संबंध क्या होता है जान लीजिएगा। यही पूछ सकता है वहां पर कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो किसी वृत्त की त्रिज्या और उसके व्यास में संबंध होता है कि जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है, जो त्रिज्या होती है वह व्यास की क्या होती है, आधी होती है, या व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितने माप हो जाएगी, 14 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 7 हो जाएगा, उसकी त्रिज्या कितनी माप हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। या फिर कह दें कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास कितना हो जाएगा, उसका दोगुना होता है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो दिया गया देखिए यहाँ पे लिखा गया है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास यहाँ पे d होता है, ये बराबर 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, मतलब यहाँ हो जाएगा d बराबर 2r, d बराबर यहाँ क्या 2r यहाँ पे होता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या मान आपको पता, बोलिए आपको अगर ये पता होगा, अगर हमको r का मान ज्ञात करना है, r का मान तो यहाँ पे होता है d/2, d/2, यहाँ पे व्यास का आधा होता है, तो व्यास कितना पे बोलिए, व्यास यहाँ पे दिया गया 3.5 है, तो त्रिज्या कितनी जाएगी यहाँ पर, बस बटे में क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे, इतना हो गया। इसको आप हल मत कीजिए अभी यहाँ पर, इसको छोड़ दिए यहाँ पर, बस लिखेगा डायरेक्ट वृत्त की परिधि यहाँ क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr, 2πr। यहाँ पे 2 गुणे पाई के स्थान क्या लिखेंगे, वृत्त में हम पाई के स्थान क्या लिखते हैं 22/7 लिखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है, हम इन सवालों में केवल पाई के स्थान पे 22/7 रखते हैं, बस ये ध्यान दीजिएगा। और गुणे में आर के स्थान क्या लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे 3.5 बटे में कितना लिखेंगे आप 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसे आप काट दीजिए, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। हमने कहा अगर दशमलव वाली संख्या में अगर किसी संख्या से भाग करना हो तो दशमलव कैसे आप हटाते हैं, देखिए दशमलव के इस तरफ यहाँ कितने अंक है, 1 अंक, नीचे आप 1 0 बढ़ा करके दशमलव रख दीजिए यहाँ पे, दशमलव हट गया। अभी कितना बन जाएगा 35 बन जाएगा। अब ये 35 दूना 70 होता है, 35 से कम 35, 35 दूना 70 हो गया। फिर 2 शीशे काट दिए, 2 1 कम 2, यहाँ हो जाएगा 11, कितना पे आ गया यहाँ पे ये 11। अब यहाँ पे हो जाएगा वृत्त की परिधि बराबर हम कितना, ये 11 सेंटीमीटर, परिधि बराबर कितना पे 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई ऑप्शन आप देख रहा है तीसरा है, ये तीसरा ऑप्शन है आपका, ये 11 सेंटीमीटर, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होता है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे दिया गया है 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। यहाँ पे आपको घटाना है। अच्छा ये घटाना आप किस क्लास में पढ़ चुके होंगे, लगभग 3 या 4 में ऐसे घटाने आपको मिले होंगे। किस प्रकार से घटाते हैं ध्यान दीजिएगा, आपको सजातीय राशि को आपस में घटाना या फिर जोड़ना होता है। मतलब किलोग्राम को आप किलोग्राम में ही जोड़ सकते हैं या फिर ग्राम को ग्राम में ही आप जोड़ सकते हैं। तो आप कैसे देखिए लिखते हैं, यहाँ पे देखिए एक में यहाँ पे ग्राम लिख दीजिए, एक तरफ यहाँ पे लिखेंगे आप किलोग्राम, एक तरफ यहाँ पे लिखेंगे ग्राम। अब देखिए यहाँ पे किलोग्राम के स्थान क्या लिखेंगे 8, ग्राम के स्थान कितना लिखेंगे आप 350, और यहाँ पे देखिएगा 3 लिख दीजिए कि यहाँ किलोग्राम और 178 ये यहाँ ग्राम हो जाएंगे। घटा दिए यहाँ पर ये कितना आएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 14 बचेगा, 14 में से 7 घटाना कितना पे आएगा 7, फिर यहाँ कितना बचेगा 2, 2 में से घटाएंगे 1 आएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा 5। इसका मतलब ये क्या बनेगा 5 किलोग्राम, और कितना यहाँ हो जाएगा ये 172 ग्राम। इसमें कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है, पहला वाला। यहाँ पे कौन सा विकल्प है, पहला। ये तो आसान था जी, इसमें केवल घटाना था बस। अब चलते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर। हाँ एक बात बताना चाहते हैं आप लोगों को कि यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए
तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अगले वाले सवाल पे पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए -2 गुणे -3 गुणे -4 गुणे -5 गुणे -6। अगर यहाँ पे माइनस वाली संख्या यहाँ पे गुणे के रूप में है तो आप पहले यहाँ पे सोचिएगा कि माइनस कितनी बार यहाँ पे लिखा गया गुणे के रूप में। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अगर ये विषम बार लिखा गया होगा, कितनी बार? विषम बार, तो इसका गुणनफल हमेशा माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। लेकिन अगर इसका गुणनफल यहाँ पर ये किस रूप में लिखा गया, अगर ये कितनी बार लिखा गया, अगर सम बार लिखा गया है तब इसका गुणनफल हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। अगर हम केवल यहीं तक कह देते हैं कि देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ पे 4 बार है, 4 यहाँ पे क्या है? सम है। अगर ये सम बार आएगा तो समझिएगा कि इसका गुणनफल किस में आएगा? प्लस में। अगर विषम बार आता है तो इसका गुणनफल किस में आएगा? माइनस में आएगा। इससे क्लियर हो गया कि ये दोनों विकल्प गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार है, 5 विषम है, विषम बार आया यहाँ पर ये माइनस, इसलिए उसका मान माइनस में आएगा। इन दोनों में से कोई न कोई सही होगा। इसको क्लियर कर, हाँ दोनों ये क्या है? गलत है। अब इसके अंदर केवल गुणा कर देना है, माइनस चिन्ह यहाँ पे लग गया है। अभी कैसे आप गुणा करते हैं? देखिए यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, ये माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस आगे लगा दीजिएगा। अब अधिकांशतः आप कोशिश ये किया करें ना कि गुणा जब भी आप करें अधिकांशतः 10 बना देने की कोशिश किया करें, इससे आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 हो गया, आप हो गया। अब बाद में जब कोई संख्या प्राप्त होगी उसके बगल में केवल आप 0 बढ़ा दीजिए, हो गया यहाँ पे 10 से गुणा। देखिए यहाँ पे 4 तिहाई 12, अब 12 छक्के ना हो जाएगा, यहाँ पे ये 72, 72 हो गया, उसके बगल में क्या लगा देंगे आप? 0, 720 बन गया। लेकिन आगे यहाँ क्या रहेगा? माइनस। यहाँ पे कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? तीसरा वाला, ये -720, अर्थात ये विकल्प आपका सही है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। दिया गया है शुरू में तापमान 18 अंश सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 अंश सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 अंश सेल्सियस हो तो अंतिम तापमान क्या होगा? प्रारंभिक अच्छा तापमान है कितना पर ये बताइए। प्रारंभिक तापमान यहाँ पे कितना है? 27 अंश सेल्सियस। पहले आप 27 यहाँ पे लिख दीजिएगा, इतना हो गया। फिर बाद में कह रहा है कि 18 अंश सेल्सियस बढ़ता है, बढ़ने का मतलब प्लस होता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 18 अंश सेल्सियस। फिर कह रहा है 23 अंश सेल्सियस घटता है, घटने का मतलब क्या था? माइनस, यहाँ -23 अंश सेल्सियस, इतना हो गया। अब इसके बाद जो हल करने में यहाँ प्राप्त होगा यहाँ पर ये, वही इसका अंतिम तापमान हो जाएगा। एक आसान तरीका बता दें आपको। देखिए जैसे अगर यहाँ पे बड़ी संख्या, जैसे आप इसको यहाँ पे जोड़ेंगे फिर बाद में घटाएंगे ना, यहाँ पे भागो जोग का नियम क्या होता है? पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। ये थोड़ा आसान करने क्या करेंगे आप, यहाँ पर 27 में से आप 23 घटा दीजिए। 27 में से क्या करेंगे आप? 23 घटाएंगे, यहाँ कितना जाएगा? 4 आ जाएगा, और प्लस 18 ही छोड़ दीजिएगा। अब आप जोड़िए यहाँ पे 18 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 22 अंश सेल्सियस। देखिए इसमें कोई विकल्प दिख रहा है? हाँ, पहला विकल्प यहाँ पे दिया गया 22 अंश सेल्सियस। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे इसी प्रकार से नए 10 क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।